रिकॉर्डिंग से पहले मैं आज आपको एक बढ़िया वाला मैसेज देना चाहता हूँ, शायद अच्छा लगे कि मेरी केवल अपने ऊपर जो जोक मारता हूँ कि मैं बढ़िया हूँ या ये हूँ, आज आपको दिखाता हूँ। ये जानते हो ये क्या चीज है? ये जो अखबार में ये निकलते हैं पर्चे, अखबार में पर्चे निकलते हैं ना, ये मैं पहले बांटा करता था अखबार बांटने, यानी ये जो अखबार डेली निकलते हैं एक दो, इनके पीछे के पेज खाली होते हैं बेटा, सीरियसली पीछे के पेज देखो बिल्कुल खाली होते हैं, होते नहीं होते। मैं उन सबको कलेक्ट करता हूँ और मेरा काम हो जाता है कुछ दिन का, जो भी मैं अपना काम प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ। सीरियसली ये देखो पीछे के पेज खाली होते हैं, उनसे मेरा काम हो जाता है। ये देखो, अब मुझे कोई नोट्स वोट्स थोड़ी नहीं बनाने आपकी तरह, ये देखिए एक एक पेज खाली, मेरा काम हो जाता है। इसको लोग कंजूसी कहे ना कहे, पर मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि एक तो इको फ्रेंडली पेजेस बचाने की कोशिश। हाँ हाँ, इसे यूटिलाइजेशन कह सकते हो भूमि का। थैंक यू बेटा। हाँ, हम एक तरफ पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, लेकिन कोशिश कोई नहीं करना चाहता, कोशिश कोई नहीं करना चाहता, सब ज्ञान फैलते हैं हमें। लेकिन इस पीढ़ी ने नहीं सोचा ना, आपकी पीढ़ी कह रहा हूं, आपकी हमारी पीढ़ी ने नहीं सोचा, तो भविष्य बच नहीं पाएगा बेटा। चलो ज्ञान की बात बहुत होगी, पहले फिजिक्स की बात कर लेता हूं, है ना। देखिए मेरा टॉपिक चल रहा है सेंटर ऑफ मास, और अभी मैंने पिछली क्लास में केवल लुल्लु लुल्लु बॉल गिलाई थी, टुक टुक आराम से लुल्लु बॉल गिलाई थी, केवल 2 ही सवाल करवा पाया था। 2 सवाल कौन सा कराया था कि एक तो 10-10 ग्राम की 2 बॉडी थी, ठीक है, 10 ग्राम की बॉडी थी और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस थी, तो आपसे कहा मैंने सेंटर ऑफ मास लोकेट करो। उस दिन तो वार्म अप सवाल ये था, वार्म अप कर रहे थे, तो आपने देखा जब 2 बराबर बॉडी होती है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आया था, सेंटर पे आया था। फिर इसमें मैंने एक काम ये कर दिया था, फिर दूसरा सवाल कि ये 10 ग्राम की बॉडी, इसको 30 ग्राम कर दिया था, आई थिंक, मुझे जो ध्यान आ रहा है ना, 30 ग्राम। तब आपने क्या नोटिस किया, द सेंटर ऑफ मास फिर बीच में नहीं आया, जो हैवियर बॉडी होती है उसकी ओर शिफ्ट हो गया था, हैवियर बॉडी की ओर शिफ्ट हो गया था। इस सवाल से ये आप परमानेंट रिजल्ट निकाल सकते हो कि यूनिफॉर्म बॉडी जो होती है ना, जहां मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड का मतलब मास का फैलना, वो यूनिफॉर्म हो, तो जो सेंटर ऑफ मास आता है वो बीचों बीच आएगा। जैसे मैंने उस दिन स्केल दिखाया था, स्केल बताया था, यूनिफॉर्म मास बॉडी थी, तो अच्छा करके देखा था आप में से किसी ने? नहीं, मुझे नहीं लगता किया होगा, क्योंकि जब तक आप फिजिक्स से प्यार नहीं करोगे, फिजिक्स कैसे आपको प्यार करेगी। ठीक है, मुझे जब भी कोई अच्छी चीज और सस्ती चीजें मिलती थी, ठीक है, मैं ऐसे प्रैक्टिकल करने को नहीं देता कि जो आपको नासा में जाने को पड़ेंगे। अच्छा, आदित्य ने किया था, शिवेश ने किया, और सुहानी ने किया। अच्छा, आपने ये नोटिस किया कि बार बार उंगली सेंटर ऑफ मास पे मिल रही थी? एक तो ये नोटिस, अच्छा तुषार ने भी किया, और फिर उसके बाद ये नोटिस किया कि जब आप उंगली को वापस ले जाने के लिए कह रहे थे तो एक ही उंगली हिलती थी, सिर्फ एक ही उंगली हिलती थी। उसमें ये भी नोटिस करिएगा कि यदि मैं एक उंगली यहां से स्टार्ट करूं, एक यहां से, तब भी बीच में मिलती थी। चलो छोड़ो, अभी मैं आगे का टॉपिक पढ़ाता हूं। अब इसमें मैं एक सवाल और ऐड कर रहा हूं, एक सवाल और ऐड कर रहा हूं, वो ये कि देखिए मैंने कल सवाल कराया था कि ये 10 ग्राम की बॉडी है, ये 30 ग्राम की बॉडी है, पॉइंट मास है, पॉइंट साइज मास है, ये 10 ग्राम, ये 30 ग्राम। अब जो पॉइंट साइज के मास होते हैं, जब हम उनको कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच करेंगे, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच करेंगे, ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा इसका, क्लियर है, और एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस, सपोज करो डिस्टेंस कितनी दी थी मैंने, 20 सेंटीमीटर दी थी शायद, जो मुझे ध्यान आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट 20,0 हो जाएंगे। ये पिछली क्लास में मैंने मोमेंटम दिया था। अब परिस्थिति दूसरी दे रहा हूं, इमेजिन करो, इमेजिन करो क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मेट में दूं कि एक 10 ग्राम की पॉइंट साइज की बॉडी नहीं, 10 ग्राम की बॉल है, 10 ग्राम की बॉल है, समझना, समस्या को समझना, और एक 30 ग्राम की बॉल है, एक 30 ग्राम की बॉल है, ठीक है। आपसे कहा इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, और इनके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है वो वही है 20 सेंटीमीटर। सवाल समझिएगा बेटा, इनके सेंटर टू सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। कल सवाल ये दिया था कि एक 10 ग्राम की बॉडी है, 10 ग्राम का पॉइंट मास, 30 ग्राम का पॉइंट साइज मास, उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, तो उनका सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए। तो आपने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच किया, सवाल नहीं बताएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो आप अटैच करोगे अपनी सुविधा अनुसार। फिर आपने यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख दिए। लेकिन अब सवाल मैंने क्या लिखा, एक 10 ग्राम की बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, एक 30 ग्राम की स्फेरिकल बॉडी है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो अब कैसे निकालेंगे, अब यदि मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर भी दूं
प्लीज बेटा समस्या समझिएगा। यदि मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच कर भी दूं, इसको एक्स मान लो, इसको वाई, तो बताना क्या इस बॉडी का कोई एक यूनिक कोऑर्डिनेट है? बताना। बॉडी ये भी है, यहां पर भी बॉडी के कुछ पार्टिकल हैं, बॉडी ये देखो, बॉडी ने एक पॉइंट नहीं, एक साइज घेर रखा है, एक स्पेस घेर रखा है। तो क्या इसकी तरह इसके कोई यूनिक कोऑर्डिनेट है? नहीं है ना। क्या इसकी तरह इसका कोई यूनिक कोऑर्डिनेट है? पहले आप इस समस्या को समझ रहे हो तो आगे बढ़ूं मैं। समस्या समझ में आ गई ना, कि ये एक पॉइंट पार्टिकल था, पॉइंट साइज था, ये पॉइंट साइज तो नहीं है ना, ये पॉइंट साइज तो नहीं है ना। तब ऐसे सवालों में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन यदि वो बॉडी यूनिफॉर्म है तो वो दिक्कत खत्म, हैंड टू हैंड खत्म। अब बताना, ये स्फेरिकल बॉडी है, ये भी स्फेरिकल बॉडी है। तो अब कल मैं बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, जो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडी होती है, उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा। ठीक है। यदि मैं एक रेक्टेंगुलर डिस्क बनाऊं, सॉरी स्क्वायर डिस्क बनाऊं, तो सेंटर ऑफ मास नो, आप डायरेक्ट यूज कर लेना, बिल्कुल जहां पे डायगोनल काटते हैं वहां पर आएगा, बीचों बीच आएगा। सर्किल, कोई सर्कुलर रिंग लूं तो उनका सेंटर ऑफ मास यूं आएगा, डिस्क लूं बीच में आएगा। अब बताइए, ये स्फीयर है, तो आपको अगला स्टेप क्या करना है बेटा? इस चैप्टर में शक्तिमान तो मैं आपको बना ही चुका हूं, आप इसको निचोड़ दीजिए, चाहे लोहे का हो, गोली बना दीजिए। इस बॉडी जिसने एक डायमेंशन घेर रखी है, ठीक है, मान लो इसकी कुछ रेडियस होगी, मान लो इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है? शक्तिमान बन के इस बॉडी को निचोड़ के 0 रेडियस करनी है, पॉइंट साइज बनाना है। तो इससे अगला जो स्टेप आपको यूज करना है इसमें, वो क्या करना है? इस बॉडी को निचोड़ के इसके सेंटर ऑफ मास पे रखिए, इस बॉडी को निचोड़ के इसके सेंटर ऑफ मास। तो बताइए, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, तो आप इस 30 ग्राम की बॉडी को यहां एज्यूम करेंगे। ऐसे सवालों में पहला स्टेप ये करना होता है। इसमें इसको निचोड़ के इसके सेंटर पे रख दीजिए, तो ये रहा 10 ग्राम की बॉडी और ये रही 30 ग्राम की बॉडी। अब तो कोऑर्डिनेट लिख दोगे ना, अब तो कोऑर्डिनेट बताइए, ये कोऑर्डिनेट 0 0 हुए और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 20,0। फिर वही कल वाली क्लास कंटिन्यू कर दे, फिर आप वो फॉर्मूला लगा के, जो फॉर्मूला आपको बताया है, सिंपल सा, ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? देखो, कईयों को तो ये पता ही नहीं चला होगा कि मैंने इसमें समझाया क्या है, नया क्या है। नया था, ये कल पॉइंट साइज की बॉडीज दे रहा था, अब डायमेंशन वाली बॉडी दी है मैंने। और यदि डायमेंशनल वाली जो बॉडी दे रहा हूं वो यूनिफॉर्म है, तो बिलीव मी, फिर कोई सवाल में कठिन नहीं हुआ। अच्छा, ये सवाल कठिन कैसे हो जाता, अभी बताता हूं, इसी सवाल को कठिन बनाता हूं। जैसे सपोज करो ये 10 ग्राम की बॉडी है, ये नहीं 10 ग्राम की बॉडी, ऐसी ये 30 ग्राम की बॉडी है। अब ये सवाल बेटा सीरियसली मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बताइए, समझ गए ना क्यों? हाँ, अब इसमें हम इसमें नहीं निकाल पाएंगे सेंटर ऑफ मास, इसमें कोई सेंटर नहीं है ज्योमेट्रिकल। होपफुली समझ में आ गया कि नहीं? जो इररेगुलर बॉडीज होती है उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा, एक और चीज, फिजिक्स भी कोई भगवान नहीं है, फिजिक्स भी कोई भगवान नहीं है। अब जैसे मैं कहूं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो इसका पता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, हाँ बता दोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। इसके वॉल्यूम का बताओ, तो बेटा जो स्टैंडर्ड बॉडीज है उन्हीं के लिए तो हम मैथ डेवलप कर पाए हैं। लेकिन अब मैं आ जाऊं कि नहीं इसका बताओ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तो नहीं है ना हमारे पास इसका। तो जैसे हर शेप के लिए नहीं हो सकता वॉल्यूम का फॉर्मूला, हर शेप के लिए हम मैथ नहीं अटैच कर सकते, फिजिक्स की अपनी लिमिटेशन है। कोशिश कर सकते हैं उसके अगल बगल में आने की, एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो वैसे ही ये ऑलमोस्ट अभी तो ये इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे सवाल नहीं आने वाले, नहीं आने वाले। हाँ, तो अभी बोलो, ये बात समझ में आ गई? यदि किसी बॉडी को मान लो ये स्क्वायर के रूप में भी होता तो भी कर जाते, कि एक 10 ग्राम का स्क्वायर है, एक 30 ग्राम का स्क्वायर है ना, ऐसे। तो क्या करते बोलो, स्क्वायर है, ओ थैंक गॉड। इसको निचोड़ के क्या कर लीजिए, अगला फिगर, इसको निचोड़ के इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर और इसको निचोड़ के इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर रख लो, फिर काम चालू कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। यदि ये बात समझ में आ गई तो चलिए, एक टेक्निकल एनालिसिस का मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना आपको बुद्धि लगानी है। बेटा सवाल मेरा ये है कि ए बी और सी डी 2 रॉड है, ए बी और सी डी 2 रॉड है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, अभी को निकलेंगी नहीं, वेट, चौक को भी निकालो, नया डिब्बा। ये 2 चौक है ना, बताना दोनों आइडेंटिकल साइज की है, आइडेंटिकल साइज की है। अब यदि मैं इन 2 चौक को ऐसे रख दूं, फॉर्मिंग टी,
यानी एक चौक ये रही या एक रॉड ये रही और एक रॉड ये रही, दो रॉड है, ध्यान रखना, दो रॉड अलग है, एक ए बी ये रही रॉड, ए बी रॉड, एक सी डी रॉड, उन है ना, ए बी और सी डी बोला है, सीधी रॉड तो दोनों है, सीधी दोनों है, ठीक, दोनों रॉड को इस तरीके से रख दिया बीच में, है ना ऐसे। अब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आपको आइडेंटिफाई करना है, तो बताइए दोनों की लेंथ एल है, दोनों की लेंथ एल है, तो अब आप बताइए दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, या आपको लगता है कि सी बी के बीच में, ए सी के बीच में, सी डी के बीच में, जो भी आपको लगता है, L/2 L/4, सोचिए और आंसर दीजिए कि यदि मैंने ये सिचुएशन दे दी, अच्छा आपको यूं कहूं कि ये रही रॉड है, ये अभी नहीं, इससे तो हिंट आ जाएगी, ये नहीं बता रहा, अब बताइए आपको क्या लगता है इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? प्रियव्रत इसको थोड़ा और मेंशन करो, थोड़ा और मेंशन करो प्रियव्रत, कहां से हो वो डिस्टेंस, कहां से, ठीक है आप ऑलमोस्ट ठीक हो, लेकिन और मेंशन करो, और बोलो बेटा। एक वोट सी के लिए आ रहा है कि सी पर होगा सेंटर ऑफ मास, देव को भी लगता है कि सी पर होगा सेंटर ऑफ मास, सुहानी को भी लगता है, सिवेश को लगता है, अच्छा देखते हैं बेटा थोड़ा, हर्ष, अच्छा हर्ष को लगता है सीडी के बीच में, सिवेश को भी यही लगता है, भूमिका को सी लगता है। अभी तक जो आंसर आया है बेटा कुलदीप, सी डी, 2 पॉइंट नहीं हो सकते ना, सेंटर ऑफ मास तो एक ही जगह होगा ना, सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट पे होगा, वो पॉइंट ढूंढना है, तुषार को लगता है सीडी के बीच में। चलिए मैं बताता हूं आपको, इसमें शायद केवल प्रियव्रत का सही था, प्रियव्रत का सही था। अच्छा माइक ऑन करूं तो बताएगा, रहने दे बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं, मैंने मान लिया। अब देखिए प्रियव्रत ने ठीक दिया, लेकिन मैं उसने शायद पूरा नहीं लिख पा रहा है, या जो भी बात मैं बताता हूं। देखिए यदि ये रॉड ए बी अलग होती, ए बी, अब आपको पिछले वाले सवाल का मतलब समझ में आएगा, जो मैंने अभी सवाल समझाया था ना, कि यदि एक 10 ग्राम का ये रहा और 30 ग्राम का स्फीयर ये रहा, इसका इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पहला स्टेप क्या करना होता है, पहला स्टेप ये करना होता है कि इसका, केवल इसका सेंटर ऑफ मास, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढो, फिर इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो, फिर इस सिस्टम का ढूंढो। तो अब बताइए ए बी का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा, जो रॉड ए बी है, खाली ए बी रॉड होती, ये चौक थी, एक अकेली चौक होती, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होता ना बेटा, और जो सीडी रॉड है, अभी सुनना, सी यानी आप ऐसे इमेजिन करिए कि ए बी निचोड़ के मैंने उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दी, शक्तिमान बन के, शक्ति शक्ति शक्तिमान, और ए बी को निचोड़ के या, और सीडी ये रहा, तो अब मैं ऐसे सीडी का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। तो अब आप एक फिगर समझना, बताइए दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू, ए बी का सेंटर ऑफ मास यहां रख दूं और सीडी का सेंटर ऑफ मास यहां रख दूं। बेटा अब ये मैंने ए बी रॉड निचोड़ के शक्तिमान बन के यहां रख दी और सीडी रॉड निचोड़ के यहां रख दी, बोलो समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। तो ये जो पॉइंट है ये सी है, और ये पॉइंट कौन सा है, बताइए ये कौन सा पॉइंट है, ये डी नहीं, अच्छा डी नहीं है, अच्छा एक मिनट समझो, ए बी का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा ना, और सीडी का सेंटर ऑफ मास सीडी के बीच में आएगा। अब आप इन दो पॉइंटों को समझिए, ए बी का सेंटर ऑफ मास ए बी के बीच में आएगा, सीडी का सेंटर ऑफ मास ये, तो अब आप समझिए ए बी निचोड़ के यहां रख दीजिए, सीडी निचोड़ के यहां रख दीजिए, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है सीडी का जस्ट मिड पॉइंट, L/2 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस L/2 ही तो हो गई, बोलो ये किसका सेंटर ऑफ मास है, ए बी का, ये किसका सेंटर ऑफ मास है, रॉड सीडी का। ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, और मेरे ख्याल से यदि ये समझ में आ गया तो आगे की कहानी भी आपको समझ में आ गई। कितने लोगों को आगे का रास्ता समझ में आ गया? तो ये सी तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ ए बी का है, सी, हाँ हर्ष बेटा बिल्कुल ठीक, आगे का आंसर चिपका दिया हर्ष ने, वेरी गुड। शुभम आंसर भी टाइप कर दीजिए, जो समझ गए वो आंसर टाइप कर दीजिए। तो ए बी का सेंटर ऑफ मास ये रहा, सीडी का सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक है, भूमिका बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इनके, अच्छा ये दोनों आइडेंटिकल बॉडी है, तो फिर आइडेंटिकल बॉडी का सेंटर ऑफ मास उनके बीच में, तो अब सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो इनके बीच में आएगा यहां। तो सुनिए इस फिगर में देखिए, ए बी का सेंटर, वो इस रॉड ए बी का सेंटर ऑफ मास यहां पर, सीडी का सेंटर ऑफ मास यहां पर। अब तुम्हें एक्टिंग ये करनी है कि आपको सिर्फ ये और ये देखना है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पर, तो इस पॉइंट पर आएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्टेंस तो L/, देखो ये L है, तो ये L/2 हो गई, ये L/4 हो गई। तो ए बी के मिड, मतलब रॉड सीडी पर लाई कर रहा है, रॉड
CD पर सेंटर ऑफ मास आ रहा है, वो भी C से L/4 डिस्टेंस पर। आगे समझ में? चलिए, होपफुली कि मैं समझा पाया होगा। अब आइए, चलिए, ये तो अच्छा सवालों में आता है, अच्छे सवालों में। यदि ये समझ में आ गया तो चलिए आगे करते हैं। इसलिए अब आ जाइए, एनसीईआरटी निकालते हैं। फिर मेरी एनसीईआरटी कहाँ गई? एक मिनट, ये यार मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, मेरी एनसीईआरटी नहीं मिल रही। चल तुम दे दो अपनी, लो। हाँ, तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एनसीईआरटी का होमवर्क ले लीजिए। पहले तो ये होमवर्क ले लीजिए, झंडू सा सवाल है, खुद मेहनत करना है। एग्जाम्पल 7.1 नहीं हो तो कल बात करेंगे, कल पूछेगा, कल सुबह 9:30 बजे जो क्लास है, ठीक है। अब आ जाइए, कौन सा लेना है मुझे? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 7.1 लेते हैं। पहले एक्सरसाइज का 7, ध्यान रखना, मैंने 7.1 एग्जाम्पल का दिया है, मैं एक्सरसाइज का कर रहा हूं। वो कह रहा है 7.1, गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ, बताइए स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो यदि वो यूनिफॉर्म तरीके से स्फीयर है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। उसने कहा है सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास उसकी जो एक्सिस होगी उसके जस्ट बीच में होगा। कहा ना मैंने ज्योमेट्रिकल सेंटर। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, रिंग का। एंड फोर्थ, क्यूब का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? क्यूब का सेंटर ऑफ मास जहां उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वहां बीच में होगा। तो इन शॉर्ट, जो यूनिफॉर्म बॉडीज होंगी उनका सेंटर ऑफ मास उनके बीच में होगा। अब आगे का लैंग्वेज, अच्छा इसमें एक वर्ड बोला है, ये सारी बॉडी है ना, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, इस वर्ड को जोड़ना क्यों जरूरी था? बताना, मैंने ये सिलेंडर दिया आपको, सिलेंड्रिकल रॉड दी, ये सिलेंड्रिकल रॉड, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? बोलो। तो आप बोलोगे बीचों बीच। अब मान लो ये सिलेंड्रिकल रॉड को कोई रोग हो जाता है या पिघल जाती है, मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती जब नहीं लेके आते हो तो यूनिफॉर्म होती है। अब मान लो आपने जलाया, थोड़ी पिचक गई या मेल्टेड हो गई, सपोज करो इस रॉड का हाल ये हो गया है, तो ये रॉड ऐसी हो गई, तो क्या अब भी हम बोलेंगे सेंटर पे आएगा? नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसीलिए ये वर्ड बोला है कि ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का है, ऐसा नहीं कि कहीं मास ज्यादा है कहीं कम है। ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी यदि हो, ऐसा नहीं कि कहीं मास ज्यादा हो कहीं कम हो। अब जैसे ये रिंग है, ये रिंग है, तो यदि रिंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की हुई, जैसे ये रिंग है यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की हुई, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा। लेकिन यदि मैं एक जगह चौक रख दूं या एक जगह सपोज करो हीरा जड़ दूं, हीरे को बेल्ट कर दूं, हीरे को इमेजिन करो, तो इस साइड का वजन ज्यादा हो जाएगा ना, फिर सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं आएगा, फिर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि ये वर्ड क्यों बोला है कि ये इन फिगर के सेंटर ऑफ मास निकालिए, है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर ये डेफिनेट शेप नहीं हो पाती ना, स्टैंडर्ड शेप नहीं हो पाती। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर तब है जब मास तमीज से बिखरा हुआ हो। अब इससे अगले क्वेश्चन को खुद पढ़िए और खुद आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, इसी में ही, डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी? डज द सेंटर ऑफ मास नेसेसरीली लाई इनसाइड द बॉडी? क्या सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बॉडी के अंदर ही आएगा? तो आप यदि नो बोल रहे हो तो एग्जाम्पल दीजिएगा, और यस बोल रहे हो तो एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। क्या सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एल शेप्ड रॉड है ये, हाँ वेरी गुड, अरे वाह, एल शेप्ड रॉड, क्या लगता है सेंटर ऑफ मास कहीं बाहर आएगा? कौन का बाहर आता है? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत सिंपल, आप बहुत लंबा सोच गए, क्वेश्चन को मतलब समझिए फिर दोबारा आंसर दीजिएगा, कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है, क्या सेंटर ऑफ मास जरूरी है जहां बॉडी का मास बिखरा हुआ है उसी जगह आएगा, बॉडी के बाहर आ सकता है कि नहीं? तो आंसर है हाँ। जैसे मैं आपको रिंग का एग्जांपल दूं, यही वाली रिंग, बताइए रिंग का मास डिस्ट्रीब्यूशन तो यहां है लेंथ पर 2πr पे, ये जो मास है, यदि मैं इसको मास तोलूं तो इसका मास इधर सर्कमफ्रेंस पे फैला है ना, मास फैला है सर्कमफ्रेंस पे। अब यदि इसका सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो आएगा यहां पर, यानी बॉडी, यहां पर रिंग नहीं है, यहां पे रिंग का कोई मास कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन सेंटर ऑफ मास बॉडी पे तो नहीं आ रहा ना, बताना, सेंटर ऑफ मास बॉडी पे तो लाई नहीं कर रहा ना, बॉडी के बाहर लाई कर रहा है। मेरी बात समझिएगा, बॉडी पे लाई नहीं कर रहा, बॉडी ये है जहां मास,
बॉडी के बाहरी तो लाई कर रहा है। अब आप इसको टेक्निकली बोलते हो कि अंदर फंस गया, वो ऐसे नहीं। अच्छा एक मिनट, यदि ये रिंग है, आधी रिंग है, आधिपत्य रिंग है, अभी तो आपको ये लग रहा है ना कि सेंटर तो सर अंदर ही हुआ है ना, ये चलो मैं आधिपत्य रिंग दे दूं तो सेंटर ऑफ मास यहां तो नहीं आएगा ना, इन जगह तो नहीं आएगा ना। तो इन शॉर्ट वो यही कहना चाह रहा है, क्या सेंटर ऑफ मास जरूरी है कि बॉडी का होना वहां जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए 7.2 करते हैं, ये आप करिए 7.2। देखिए आप 7.2 कह रहा है कि यदि हम, हाँ हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, ये सब ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए 7.2। एक HCl मॉलिक्यूल है, द सेपरेशन, अब सबको पता है HCl मॉलिक्यूल H एटम और क्लोरीन एटम से मिलकर बना है। अब हाइड्रोजन बेचारा अभी सामने आ जाएगा। HCl मॉलिक्यूल कहां गया, सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इज अबाउट 1.27 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, उसने ब्रैकेट में लिख रखा है, find the approximate location of center of mass of the molecule given that the chlorine atom is 35.5 massive as hydrogen atom and ठीक है ना, and nearly all the masses of an atom is concentrated at its nucleus। अब देखो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, किसी भी एटम का ऑलमोस्ट 99.9% मास न्यूक्लियस पे ही होता है, इलेक्ट्रॉनों में नेग्लिजिबल मास होता है, तो आप उसे कंसीडर मत करिए। सवाल यह है कि HCl मॉलिक्यूल H से और Cl से मिलकर बना है, ये रहा H एटम और ये रहा क्लोरीन एटम। मैंने इतना बड़ा दिखा दिया है, वरना डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम आप आंखों से देख भी नहीं सकते, हमारी आंखों का रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, कि वो 1.27 एंगस्ट्रॉम का सेपरेशन देख सके, लेकिन उसे जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। हम इसी यूनिट में लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई नहीं, इसी यूनिट को ही कंटिन्यू। तो उसने कहा इस सिस्टम का सेंटर मास निकालो, तो आपके, और उसके लिए उसने ये कह दिया है कि जितना मास इस एटम का है हाइड्रोजन का, उससे 35.5 टाइम्स मास इस क्लोरीन का है। मतलब यदि मैं हाइड्रोजन का मास m मानू, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लोरीन का मास इससे 35.5 टाइम्स है, इससे 35.5 टाइम्स। चलिए तो ठीक है ना, अब आ जाइए ये सवाल करते हैं। तो ये रहा हाइड्रोजन एटम, ये रहा क्लोरीन एटम। तो शुरुआत करें वही जो मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया था, लड्डू सा सवाल है ये, कि पहले आप ये जो H एटम है, ये जो क्लोरीन एटम है, इसको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से अटैच कर दीजिए। तो मान लो मुझे यही कंफर्टेबल लग रहा है, आपको भी यही लगेगा, x मान लेते हैं से भाई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1.27, 0, ये हो गए। इसका मास m1 का मास m है, और m2 कितना है हमारा 35.5 m। तो मैं बस क्वेश्चन लिख देता हूं और रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, आप करिएगा, बताइएगा। तो XCm क्या फॉर्मूला है, m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। YCm मैं निकाल देता हूं, 0 आएगा, है ना, मैंने निकाल दिया आपके लिए। अब आप इसको निकालिए, m1 की जगह m रखिएगा, x1 की जगह 0 रखिएगा, m2 करिए, तो बताइए कितना आंसर आ रहा है, और एनसीईआरटी से मैच करिए। क्या आंसर आ रहा है, 1 पॉइंट, मैं ये मान लेता हूं जो आपने करा है 1.24 आ रहा है, ओबियसली एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में ये सब। और YCm जब आप लगाओगे फॉर्मूला, x की जगह y रख देना, तो वो 0 आएगा। तो अब आप एक चीज बताइए, सेंटर ऑफ मास विल लाई एट, आप कैसे आंसर लिखोगे, कल बताया था टेक्निक कि इससे H एटम से, क्योंकि ओरिजिन इसने माना है ना, H एटम से क्लोरीन की ओर 1.24 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस जाओगे, यानी पता है ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास यहां आ रहा है, यहां पे बिल्कुल उसी में, क्योंकि टोटल सेपरेशन 1.27 है, इसके और इसके बीच की दूरी 1.27 है, सेंटर ऑफ मास यहां नहीं आ रहा। हमें पता था कि भारी की ओर खिसक जाता है, तो ये तो बहुत, एक्चुअली ये भारी नहीं है, बहुत भारी है, इसलिए सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहां पे आ रहा है। देखो कहां आ रहा है, टोटल सेपरेशन 1.27 है, उसमें से 1.24 पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो वो क्यों हो गया, क्यों आया ऐसा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इतना भारी मासिव पार्टिकल वहां पर है। चलिए अब एक और सवाल कराता हूं, ठीक है, सुनते चलो, बस देखते चलो। ये बात मैं कल बता चुका था, आज दोबारा बता रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास हमारे चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं चेंज होते। रामलाल ने कोई और ओरिजिन माना, श्यामलाल ने कोई और माना, उससे सवाल नहीं चेंज होंगे। तो एक सवाल कराता हूं सिंपल, अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि कल से दो पार्टिकल ले रहा हूं, 4 ले रहा हूं। अब मान लो बेटा ये स्क्वायर है, इसका खुद का कोई मास नहीं है स्क्वायर का, ऐसे मान लो, लेकिन यहां पर 4 पॉइंट रखे मैंने, 4 पॉइंट, ठीक है, इन्हीं का मास मानना है बस।
इसका मास m है, इसका मास m है, इसका मास m, चारों आइडेंटिकल है। मेरे चारों आइडेंटिकल बोलते ही आपको ये समझ में आ गया ना सेंटर मास कहाँ है का बोलो। जैसे ही मैंने ये बोला कि ये चारों मास आइडेंटिकल है, ये यूनिफॉर्मली, यदि मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो सेंटर मास बीचों बीच आएगा, यहां आएगा सेंटर मास। आइए इसको फॉर्मूले से चेक करते हैं, एक बार फॉर्मूले से तो चेक कर लेते, क्योंकि कल से मैंने केवल सवाल जो करा रहा हूं केवल 2 पार्टिकल का करा रहा हूं। हाँ, वहां हमें पता था कि 2 पार्टिकल यदि सेम मास के हुए तो सेंटर मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आते हैं। एक बार इसमें देखते हैं। अच्छा, डिस्टेंस 2a दे रखी है, ये स्क्वायर है जिसकी साइड 2a है। आंखों में भर लीजिए, सवाल भर लिया। आइए सवाल करते हैं। मेरे को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, ठीक है, अब मैं सवाल ऐसे कर तो पाऊंगा नहीं, पहले मुझे एक ओरिजिन बना लेना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैंने एक काम करता हूं, इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं। बोलो समझ में आया? इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस, इसको वाई, क्योंकि चॉइस ऑफ ओरिजिन। मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? देखना बेटा, आवाज का इश्यू बता रहा है प्रियव्रत, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है बेटा आवाज? प्रियव्रत मेरी आवाज तो पहुंच रही है। ठीक, तो चलिए बेटा, तो मैंने क्या किया, ठीक, मैंने क्या किया कि मेरे को दिया था सिर्फ स्क्वायर, मेरे को सिर्फ स्क्वायर दिया था, ध्यान रखना। ये ओरिजिन एक्स और वाई मानने की जिम्मेदारी या बुद्धि ये मेरी थी अलग से। तो मैंने, अब देखिए, इस वाली साइड को एक्स एक्सिस मान ली, इसको वाई। बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0, ओरिजिन मान लिया। तो ये साइड 2 है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2a, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 2a, और इसके होंगे 2a, 2a। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है भी नहीं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे है। तो बचपन की बातें बेटा, बचपन का प्यार नहीं भूले तो ये भी भूल जाएंगे, मतलब सेंटेंस नहीं बना, बचपन का प्यार नहीं भूल रहा आजकल, हालांकि ये भूल जाते हैं। ठीक, तो 2a। आइए इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, देखो XCM, अब फॉर्मूला लगेगा M1 X1 M2 X2 ना, अब तो ये आगे तक जाएगा, M3 वो M4 लिख ही देता हूं, M3 X3 M4 X4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस सिस्टम में 4 पार्टिकल है। चलिए करा ही देता हूं मैं। M1 का इस्तेमाल करिए। M1 कितना है सर? हमें सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करना है आपको, साइड दे रखी है सवाल में बेटा, सवाल में साइड दे रखी थी, सवाल में साइड दे रखी है मैंने, 2a साइड है नहीं। तो अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि हमें सॉल्व करना है, तो करिए। चलिए XCM निकालिए और YCM निकालिए। चलिए जब तक मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं और आप बताइए क्या आ रहा है। यही फॉर्मूला आप लगाएंगे तभी तो पता चलेगा। कुलदीप वेरी गुड। तो देखिए X, जब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा तो XCM आ रहा है A, YCM आ रहा है A, ये भी A आएगा। फॉर्मूला बस X1 की जगह Y1 Y2 Y3 Y4 हो जाएगा। तो दैट इज समझिएगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास विल बी एट, यही तो होंगे सेंटर ऑफ मास, यही तो। बस इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी? A। इसकी वैल्यू आपने निकाल ली है A। अब ढूंढो वो कोऑर्डिनेट कहां है, यहां पर कहां होगा A, A। देखो ये डिस्टेंस यदि 2a है तो आधी डिस्टेंस ही तो A हो गई, ये भी 2a है तो ये नहीं, A यहां पर आ रहा है सेंटर ऑफ मास। आपको क्या लगता है या नहीं? बताओ, बीचों बीच है या नहीं? बीचों बीच। अब तो दिल से नहीं, अब तो कोऑर्डिनेट देख के बोल दो, बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है। तो फाइनली आप कोऑर्डिनेट नहीं लिखोगे, फाइनल आप क्या लिख सकते हो? द सेंटर ऑफ मास विल बी एट देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर, दैट इज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये मीटिंग शायद जाने वाली है, दूसरी ज्वाइन करते हैं ना। जल्दी बोलो, सब क्लियर है? क्लियर, ओके। चलिए अब देखिए, मैंने इसमें एक लाइन कोऑर्डिनेट लिख के छोड़ दोगे, ठीक है, मास्टर नहीं काटेगा। लेकिन यदि आपको कुछ वर्डिंग्स में आंसर मिल रहा है, मुझे क्या मिला, अरे ये तो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही तो आ रहा है। अब देखिए, यहां मैं हालात बदल रहा हूं लेकिन जज्बात नहीं बदलेंगे। ठीक है, वैसे हालात बदल के जज्बात बदल के, ठीक है, लेकिन इस बार मैं हालात बदल रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे जज्बात नहीं बदलने वाले। मान लो यदि यही सवाल श्यामलाल करता, ये किसने किया था फिर? ये सपोज करो रामलाल ने किया था। ऐसे
श्यामलाल के पास सवाल क्या आया? सवाल तो यही था कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2a है, उसके कॉर्नर पर 4 मासेस रखे हैं आइडेंटिकल, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सवाल तो इस पैटर्न में आएगा ना। सवाल में कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमने बाद में अटैच किए थे। सवाल तो ये है कि एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर पे 4 आइडेंटिकल मास बॉडीज रखी हुई है, स्क्वायर की साइड 2a है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। अब हालांकि बहुत सारी चॉइस हो सकती है कोऑर्डिनेट ओरिजिन मानने की, लेकिन सपोज करो श्यामलाल इसको ओरिजिन मानता है, मान लो बिल्कुल बीचों बीच ऐसे। थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत ले लीजिए। उसने ये वाला माना, मैं नहीं, मैं इसे इसको मानूंगा ओरिजिन। इसको उसने एक्स एक्सिस माना, मतलब जहां पर सेंटर है वहीं पे उसने मान लिया कि नहीं मैं इसको ओरिजिन मानूंगा। तो देखें बेटा, अब इसके इस अंदाज को देखें चलिए। तो अब लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बदल जाएंगे ना। क्या इसके कोऑर्डिनेट अब भी 2a, 2a रहेंगे? ये बताओ, क्या इसके कोऑर्डिनेट अब, क्योंकि अब ओरिजिन ये है तो इसके कोऑर्डिनेट 2a, 2a तो नहीं रहेंगे ना। अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, है ना। तो अब बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी बताओ। ये टोटल लेंथ 2a थी तो आधी हो गई a, ये भी हो गई a, a, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, है। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये लेंथ a और a है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इसमें y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए -a, a। ये कोऑर्डिनेट भी लेंथ वाइज तो a हुआ, लेकिन दोनों ही नेगेटिव है, -a, यहां y नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, a, तो बस उसने एक खतरनाक सा ओरिजिन सिस्टम मान लिया है। हालांकि जो काम अच्छे से हो रहा था उसने महंगा कर लिया, महंगे शेयर खरीद लिए, सस्ते शेयर की बजाय। ठीक है, अब आ जाइए, लेकिन कर रहे हैं हम सवाल। फॉर्मूला अब भी यही लगेगा, फॉर्मूला थोड़ी नहीं चेंज हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला तो अब भी यही है, लेकिन अब एक नए अंदाज से लगाते हैं। ठीक है, मैं इसको मैं करा देता हूं, XCM इक्वल टू, बताइए एक काम करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे बोल दू। मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटा? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही। अब क्योंकि अब दूसरे बंदे ने, अनुष्का ने कहा, सबको क्लियर आ रही है बेटा। चलिए तो अब आ जाइए, देखिए हाँ XCM, मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं इसको 1, इसको A B C D मैंने नाम दे दिया, उसी सीक्वेंस में मान लो। वैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे M1 मान रहे हो, M1 M2 M3 M4 किसी को ही मान लो, मैं उसको मान के चल रहा हूं। तो M1 की जगह देखो, फॉर्मूला ये है, लगा मैं रहा हूं वहां, M1 की जगह लगेगा M, वो किस x कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, A, प्लस M2 वो भी M मास का है लेकिन उसका x कोऑर्डिनेट -a है, प्लस M3 वो भी M मास का है, उसका x कोऑर्डिनेट -a है, M4 भी M है, a कोऑर्डिनेट, अपॉन M प्लस M प्लस M प्लस 4M हो गया है ना भाई, M1 प्लस M2 M3 M4। अब इसमें क्या होगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, XCM आ रहा है 0, और फिर आप यदि y के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, बिलीव मी वो भी 0 आएगा। y के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, y1 y2 y3 y4 हो जाएगा, बिलीव मी। तो अब आप बताइए, दैट इज सेंटर ऑफ मास विल बी एट, बोलो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा इसका, यही तो आएगा, लेकिन इस बार XCM 0 है और YCM 0, तो बताइए सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है, एट 0,0। मैं जब 11 में पढ़ता था तो मेरे लिए ये रॉकेट साइंस ही हो गई थी, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे मास्टर ने कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ाए थे ना। ठीक है, मैं ये भसड़ हो जाती थी, ये सही है या ये सही है, यार इसमें a, a आ रहा है, इसमें 0 0 आ रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि जब आपने ओरिजिन बदल दिया तो कोऑर्डिनेट नए उसके रेस्पेक्ट आएंगे हम, लेकिन अब भावनाएं तो वही हैं, हालात बदले, जज्बात नहीं बदले। बताइए इस स्क्वायर में 0,0 है कहां? अच्छा, चौक का कलर क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब HD वीडियो जा रहा है, इसका मतलब आज तो इसका मतलब 0,0 बिल्कुल ठीक सुरेश, आ तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही रहा है ना। तो यानी ये वाला सेंटेंस जो नीचे की लास्ट लाइन है वो उठा के यहां भी चिपका सकते हो, सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आ रहा है स्क्वायर के। तो यानी इस एग्जाम्पल से आपको यह सीखना है कि चॉइस ऑफ ओरिजिन चेंज करने से
चॉइस ऑफ ओरिजिन चेंज करने से आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होने वाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब एक लेवल और बढ़ाने जा रहा हूं मैं आपका। देखिए टिक टिक 1 2 3 4। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, क्योंकि मैं इसको एज अ बेस एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। ठीक है, आसान ये था, नो डाउट, पर इसको लेके चलूंगा तो मेरे पास अभी बहुत कुछ सिखाने को है। कठिन है, लेकिन एक चीज मुझे सिखाने को मिल गई, लेकिन इससे मैं एक चीज और सिखाने जा रहा हूं, तो ये मैं मिटा के उसके लिए दोबारा बनाऊंगा। देखिए बेटा, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रहा हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में सारा सवाल दे दिया है, वो उस फॉर्मूले के अलावा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी एनसीईआरटी बदतमीज तो है, सवाल दे दिया लेकिन फॉर्मूला नहीं दिया। तो चलिए उस फॉर्मूले को, अच्छा यदि मैं आपसे कहूं, एक मिनट, यदि मैं आपसे कहूं कि एक सिस्टम है, उसमें M1 M2 M3 M4 M5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 50 पार्टिकल हैं। कितने पार्टिकल है? पार्टिकल बोल रहा हूं, 50 पार्टिकल है। सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप क्या करोगे? अरे यार चल यार, सर कह रहे हैं तो करना तो पड़ेगा भाई। चलो M1 X1 M2 X2 मेहनत करोगे, M50 X50, बोलो यही तो फॉर्मूला लगेगा, है ना? यही तो लगेगा फॉर्मूला, बोलो नहीं। यदि मैं कहूं सिस्टम में 50 पार्टिकल है, 50 है, यही लगेगा। मेरे पास भी यही रास्ता है, लेकिन अचानक तुमने मेहनत से सवाल किया, जज्बातों के साथ सवाल किया, है ना, फोकस करके किया कि कोई गलती ना हो जाए। अचानक मैं यूं कहूं सॉरी बेटा गलती हो गई, 49 थे, सॉरी बेटा गलती हो गई, 49 थे, 49 थे। आप तो गाली गलौज में उतर जाओगे, अबे तेरी मास्टर बाबरा हो गया तू, क्योंकि आपको ये मेहनत अब दोबारा से करनी पड़ेगी और आपको ये फॉर्मूला 49 तक दोबारा चलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा कि नहीं? मात्र मेरी एक काउंटिंग में गलती हो गई, सॉरी बेटा सॉरी, मेरी एक सॉरी से, जैसे डॉक्टर सॉरी बोल देता है तो कितनी बड़ी बवाल हो जाता है, सॉरी, है ना? तो वही, हाँ क्या कह रहा था मैं, भूला। तो अब बताइए, मेरी एक सॉरी से कि मैंने कहा सॉरी बेटा गलती हो गई, 50 नहीं थे, 51 थे, 51 पार्टिकल थे या 49 थे। अब क्या होगा? अब तो गाली गलौज में उतरोगे, ये आप ठीक से नहीं कैलकुलेट कर सकते थे कितने थे, क्योंकि सीरियसली 49 हुए या 51 हुए या 52 हुए, आपको तो फॉर्मूला दोबारा लगाना पड़ेगा ना। लेकिन चलिए, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, 50 पार्टिकलों का आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि 50 पार्टिकल का आप निकाल चुके हो सही, उसके बाद मैं यूं कहूं, सुनो, 50 पार्टिकल का ये फॉर्मूला, उसके बाद मैं कहूं कि मैंने एक पार्टिकल उठा के बाहर फेंक दिया, सिस्टम में कितने रह गए? 49। और अब कहूं कि अब निकालिए, तो एक फॉर्मूला ऐसा है जो आपको थोड़ी सी तसल्ली देगा कि यदि आप 50 पार्टिकल का निकाल चुके हो और अचानक उसमें से एक गायब कर दिया जाता है, तो 49 का निकालने के लिए आपको वापस से 49 वाली मेहनत नहीं करनी। अब एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, देखिए, जैसे आपने, सुनेंगे आपने ये सिस्टम पढ़ा हुआ है, फिर मैं, हो सकता है ये फॉर्मूला थोड़ा हैवी स्टैंडर्ड का लगे आपको, लेकिन जब मैं इसका यूज कराऊंगा तो ही दोस्ती हो जाएगी उससे। आपने इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास है XCM, YCM। सिस्टम में n पार्टिकल और आपने निकाल लिया मेहनत से, 50-60 जो भी दे। अब मैंने अचानक उसमें से कहा कि मैंने एक पार्टिकल और ऐड कर दिया, उसमें क्या किया? एक और ऐड कर दिया। तो क्या ये बात मानते हो कि मेरा एक पार्टिकल और ऐड करने से सेंटर ऑफ मास जो मैंने निकाला है वहां नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे? बताओ, यदि मैंने एक और पार्टिकल और ऐड कर दिया तो सेंटर ऑफ मास, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो ही हो, मैं बाद में दूंगा वो एग्जाम्पल, ये मैं बाद में दूंगा कि जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो ही हो, लेकिन ये मान के चलते हैं कि एक बॉडी बिखरी हुई थी, मैंने कहीं और रैंडमली एक बॉडी रख दी, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? यदि मैंने एक ऐड कर दिया तो नया सेंटर ऑफ मास, अब देखना मैंने इस पे डैश मारा है, XCM, नया सेंटर ऑफ मास इक्वल टू पुराना सेंटर ऑफ मास प्लस M X अपॉन M। अब आप समझिए, ये मतलब आपको यदि नया सेंटर ऑफ मास निकालना है
तब आप 50, जैसे मैंने आप 50 का सेंटर मास निकाल चुके, 50 बॉडीज का, कि 50 बॉडीज का सेंटर मास ये है। अब मैंने एक अलग से बॉडी और रख दी, 1 बॉडी अलग से रख दी, मेरे एक बॉडी और रखते ही, एक बॉडी और रखते ही 51 बॉडीज हो जाएंगी, 51। तो उसका सेंटर ऑफ मास माना ये आएगा। समझिएगा, 50 का आप निकाल चुके हो, एक और रख दी मैंने, एक और रख दी, मेरे एक रखती सिस्टम में हो जाएंगे 51। 51 बॉडियों का सेंटर ऑफ मास नया आएगा। उस नए को निकालने के लिए आपको 51 फॉर्मूला के लिए 51 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, m इसका मास, पुराना सेंटर मास चुल्ल करने से पहले, इसमें 1 मिनट y डैश cm का भी फॉर्मूला सेम है। y अभी मैं लिख दूं, देखिए फॉर्मूले की शेप तो सिंपल है, ऐसा लग रहा है कि आप 2 पार्टिकलों के लिए सेंटर ऑफ मास लगा रहे हो, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 कि सिस्टम में 2 ही पार्टिकल हो। लेकिन इसमें मैं बताता हूं इसमें m क्या है। इसमें m है चुल्ल करने से पहले का मास, चुल्ल उंगली करने से, चुल्ल करने से पहले का मास, ठीक है। XCM बाई CM क्या है, चुल्ल करने से पहले का सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट, उंगली करने से पहले। यानी ये m पता चल गया, ये पता चल गया। ये m क्या चीज है, जो आपने ऐड किया है, जो आपने मास अलग से 51 वाला, वो भी जो 1 ग्राम 2 ग्राम है, यानी द मास न्यू, ठीक है ना, जो अलग से ऐड किया है, द मास विच इज टू बी एडेड। और ये x क्या चीज है, या ये सॉरी यहां y आएगा, y, ये x और y क्या चीज है, जहां पर आपने इस वाले को जगह दी है, जिस कोऑर्डिनेट पे आपने इस मास को जगह दी है। भाई आप जो नया मास ला रहे हो 51वां, उसे भी तो कहीं रखोगे, उसके कोऑर्डिनेट है ये चुल्ल करने से पहले का मास, चुल्ल करने से पहले का सेंटर ऑफ मास, ये जिस नए 51वीं बॉडी को जो ला रहे हो उसका मास, और 51वीं बॉडी जो कहां रखोगे ये। लेकिन अभी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, आप इसमें से निकाल भी सकते थे। मैंने आपको बताया ना, मैं 50 बॉडी थी और मैंने कहा सॉरी यार 49 थी, ठीक है, या मैंने एक बॉडी निकाल दी। तो यदि आप उसमें से, सिस्टम में से एक बॉडी निकाल रहे हो, तो यहां प्लस नहीं यूज करोगे, यहां माइनस यूज करोगे, यहां प्लस नहीं यूज करोगे, माइनस यूज करोगे। समझ में आ गया? तो यानी ये m क्या चीज है, मास विच इज एडेड और रिमूव्ड। या तो आपने मास जो ऐड किया होगा या हटाया होगा। और ये क्या चीज है, कोऑर्डिनेट ऑफ m वेयर मास इज एडेड और रिमूव्ड। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मुझे लग रहा है हैवी हो गया है ना, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब मैं इसका प्रयोग सिखाऊंगा तो शायद इससे दोस्ती हो जाए। तो सिखाता हूं। तैयार हो ना आप लोग? अब यार 11th लिए तो जरूरी, अब हर चीज थोड़ी नहीं सस्ती सस्ती चलेगी। मैंने आपको सिचुएशन दी यही वाली, वही वाला जो एग्जाम्पल लेता हूं तब समझाऊंगा, ठीक है। ये रहा सिस्टम, ये रहा m मास, ये रहा m मास, ये रहा m, ये रहा m, और ये रहे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे बोलो, a, a। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -a, इसके कोऑर्डिनेट -a, -a, और इसके कोऑर्डिनेट +a, -a। सबको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा बोलो, और इसका नाम देता हूं ABCD। बताइए इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, यानी XCM, YCM। 0 0 आया था ना, 0 0 आया था ना, ठीक। चलिए अब मेरा क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन मेरा ये है, नया क्वेश्चन, कि यदि आपको सिर्फ BCD का कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, या लोकेट, सवाल मेरा लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम B, C एंड D ओनली। अब यहां थोड़ा सा मैं धीमे चलूंगा और आप धीमे धीमे समझिए। मेरा सवाल अब ये है, वो सवाल ये कह रहा है कि लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम B, C
एंड डी ओनली, यानी सिस्टम ये है, यहां यहां और यहां, ये है सिस्टम, ये बी, ये सी, ये डी। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है आपको। तो पहला बेसिक तरीका, टुक टुक बेसिक तरीका, इसमें हम ये निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। देखो कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। पहला, हमें किसी पचड़े में नहीं पढ़ना, तो m1 m2 x2। बताओ इस सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं? इस सिस्टम में तो 3 पार्टिकल हैं, तो ये फॉर्मूला सिर्फ इतना खुलेगा। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पल्ले पड़ी? बोलो, क्या ये बात पल्ले पड़ी? मैं इस फॉर्मूले को जानता ही नहीं हूं, मेरी कोई दोस्ती नहीं हुई इस फॉर्मूले से, मैं जानते ही नहीं हूं। ये तो जानता हूं ना, सिस्टम में यदि 3 पार्टिकल है तो 1 2 3 इसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मुझे इस फॉर्मूले का प्रयोग करके बताइए कि XCM क्या आएगा और YCM क्या आएगा, जल्दी बताइए, करिए। कोऑर्डिनेट के लिए मैंने ऊपर लिख रखे हैं, मास वही है m m m, कोऑर्डिनेट की मदद आप वहां से ले लीजिएगा। तो बताइए BCD इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? ठीक है, तो बेटा आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है -a/3 यानी हम सिंपल तरीके से चले तो, यानी यदि मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूं तो मेरा जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ मास इज एट -a/3 अच्छा, -a/3 ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये तो आपको फील हो ही गया होगा, लगभग यहां आएगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ये आ गया हमारा। ये थी हमारी आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। करें अब, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये। अब आ जाइए, इस सवाल को हम एक नए अंदाज से सोचते हैं। क्या मैं इस सवाल को ऐसे सोच लूं कि मेरे पास सिस्टम में 4 मास थे, A B C D, कितने थे? 4, उसमें से मैंने A निकाल दिया है। तो इस सवाल को ऐसे समझो, लेट A इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सिस्टम ABCD। मैं अब इस सवाल को एक नया अंदाज से पेश कर रहा हूं। इस सिस्टम को देखो, क्या आप ABCD सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जानते थे? ये बताओ, जब ये चारों थे तो उसका सेंटर ऑफ मास जानते थे या नहीं? इसको देखो, सिस्टम ABCD, जब ये चारों थे तो सेंटर ऑफ मास यहां था, यही तो था, ठीक? तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम जानते थे। अब मैंने क्या कहा कि यदि मैं ABCD में से A निकाल दूं तो यही तो बन जाएगा। ABCD में से A निकाल दूं तो यही बन जाएगा ना। लेकिन अब मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। किस फॉर्मूले का? देखिए, मुझे बताइए, इसका नाम दे देता हूं 1, इसको लिख देता हूं 2। यदि मुझे इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है फॉर यूजिंग 1, यदि मैं इक्वेशन 1 का यूज करना चाहता हूं, तो कौन बताएगा m क्या लिखा जाएगा और XCM YCM क्या लिखा जाएगा, और स्मॉल m क्या लिखा जाएगा और x, y क्या लिखा? क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये। तो बताइए m क्या लिखूंगा मैं यदि मुझे इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है तो? और मैं मदद कर देता हूं, m का मतलब क्या है? चुल करने से पहले का मास। देव, वेरी गुड। m का मतलब है चुल करने से पहले का मास। देव ने आंसर दे दिया, और भी लिख दीजिए। मैं इस सवाल को एक नए अंदाज से ले रहा हूं कि यदि ABCD, हाँ जी बेटा, भूमिका दिया, ठीक। आदित्य थोड़ा और सोच। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे जब हम इसको ऐसे कर सकते हैं तो मैं इस फॉर्मूले को क्यों सिखा रहा हूं। इमेजिन करिए, ये तो 3 बॉडी थी तो आपको अच्छा लग रहा है, 3 थी तो अच्छा लग रहा है। सीरियसली सोचो, यदि 50 होते तो आप इसको कैसे निकालते? M1 M2 M3 M4 M50 तक, और फिर मैं कहता है 1 हटा दिया है मैंने, फिर आप इस फॉर्मूले को पता है 49 तक ले जाते 49 बार लिखना पड़ता है ये। अभी तो 4 और 3 में तो चलो कोई नहीं, मेहनत कर लेंगे। लेकिन अब सुनिए, मैं यदि 50 का आप निकाल चुके और 49 का निकालना है तो फॉर्मूला सिर्फ इतना लगाना है बस। तो बताइए, मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करना चाह रहा हूं, तो जिन्होंने टाइप नहीं किया वो टाइप करेंगे। m कितना लूंगा? m का मतलब है चुल करने से पहले जो सिस्टम था,
चुल्ल करने से पहले सिस्टम था उसका मास। तो बेटा सिस्टम क्या था हमारा, ए बी सी डी। सिस्टम क्या था, ए बी सी डी। उसमें से ए हटा दिया है, उसमें से ए हटा दिया है, उसमें उंगली करके ए हटा दिया है। तो एम किसका मास है, चुल्ल करने से पहले मास। ए बी सी डी 4 4m, ये तो हो गया 4m। इसका क्या मतलब है, एक्स सी एम बाई सी एम का मतलब चुल्ल करने से पहले सेंटर ऑफ मास। तो चुल्ल करने से पहले सेंटर ऑफ मास क्या था, 0,0। ये क्या चीज है, ये वो चीज है एम जिस मास को आप ऐड करोगे या रिमूव करोगे। मैं किस मास को रिमूव कर रहा हूं, किसको रिमूव कर रहा हूं, ए को रिमूव करूंगा। तो ए का मास कितना है, एम। और किस लोकेशन से रिमूव कर रहा हूं, ए कॉमा ए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये जल्दी बोलो, ये बात समझ में आई या नहीं आई कि जिस चुल्ल करने से पहले का मास, चुल्ल करने से पहले सेंटर मास, जिसको हटा रहे हो उसका मास, जहां से हटा रहे हो उसके कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि मैं हटा रहा हूं, मैंने एक बात और बोली थी कि यहां जो प्लस माइनस है ना, बस सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यदि आप ऐड कर रहे हो सिस्टम में एक्स्ट्रा तो प्लस यूज करेंगे, और हटा रहे हो तो माइनस यूज करेंगे। तो चलिए, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट फॉर्मूला चालू हो गया। अब एक्स डैश सी एम माने नया एक्स सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। तो कैपिटल एम क्या लिखूं, 4। एक्स सी एम कितना लिखूं, कितना है, 0। 4m आएगा, 4m है ना, हाँ, इंटू 0 प्लस ये वाला प्लस है अभी तो। लेकिन ये माइनस क्यों लेना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आप ए को हटा रहे हो। किस एक्स कोऑर्डिनेट से हटा रहे हो, ए से, अपॉन कैपिटल एम यानी वही 4m प्लस। आप पहले इस फॉर्मूले को समझिए, फिर एक बार समझ जाओगे तो कोई तोप नहीं लगेगी, आप भी इसी को ही प्यार करोगे, इसको ही प्यार करोगे, ऐसे सवालों को फिर इससे करोगे। बताइए क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर, नया एक्स डैश सी एम कितना आ रहा है। ये तो 0 हो गया, माइनस एम है, नीचे माइनस वो सॉरी 3m। क्या यही आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये माइनस ए बाई 3, माइनस ए बाई 3 आ रहा है। निकिता क्या कर रहे हो आप, ये तो 0 हो गया ना, ये माइनस एम हुआ, नीचे 3m आ रहा है, तो आंसर माइनस ए बाई 3 आ रहा है। और बताना ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये वाला फॉर्मूला लगाओ और बताइए वाई डैश सी एम कितना आएगा, बताइए वाई डैश सी एम लगाइए कितना आ रहा है। जी हाँ, माइनस ए बाई 3। बताइए वही यार, सेंटर ऑफ मास पहले भी यही आ रहे थे और इस मेथड से भी वही आ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, आप ऐसे कर पा रहे थे सवाल, मान लिया, लेकिन आपको स्मार्टनेस नहीं ऐड करनी अपने खाते में। अभी एक तरीका और बताऊंगा, एक और तरीके से करना है, सीखना है, लेकिन पेपर में नहीं पेलना आपको। सर माइनस माइनस एक हटाएंगे तो क्वार्टर में पहुंच जाएगा, तभी माइनस कहां जाएगा, क्या कह रहे हैं। मैं अच्छा बैच के बाद आपको माइक ऑन कर दूंगा, अभी मेरी समझ में नहीं आया क्या था सवाल। ये जो मैं बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आया या नहीं आया। फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, जल्दी बोलो, जोर से बोलो जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ आ गया, चलिए तो अब आ जाइए, ठीक है, चलिए 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 चलिए। अब मैं एक और अंदाजे बयान दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतनी देर में। मान लो इस सवाल का, मेरे पास तो जगह है नहीं इसलिए मैं तो मिटाना पड़ेगा। मान लो इस सवाल को एक और अंदाज से करते हैं, लेट लेट C is added in a system BD। समझिए आप मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सोचिए समझिए आराम से कि इस सवाल को एक और ऐसे सोच के देखते हैं कि मेरे पास B और D थे, उसमें सर ने C जोड़ दिया है अलग से, तो सिस्टम बन जाएगा BD, तो थे ही C और आ जाएगा BCD। तो ये क्या चीज हुई, चुल्ल करने से पहले की सिचुएशन। चुल्ल करने से पहले की सिचुएशन यानी
ऐड करने से पहले आपके पास, ऐड करने से पहले आपको बी और डी थे, बस अलग से सर ने ऐड कर दिया। तो मुझे बताइए मैं इस फॉर्मूले का यदि प्रयोग करूंगा तो एम कितना रखूंगा, बताइए अब। वेरी गुड, जल्दी बताइए आप लोग कि यदि मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा तो अब एम कितना रखना चाहिए मुझे। जी हाँ, 2m। क्या रखना चाहिए, 2m, यानी इन दोनों का मास 2m। और क्या रखना है मुझे, अच्छा ये तो हो गया। और पुराने सेंटर ऑफ मास, चुल करने से पहले के सेंटर ऑफ मास कोई बताएगा, बी और डी का सेंटर ऑफ मास। हाँ हर्ष, वेरी गुड। बी और डी डायगोनली अपोजिट थे ना, तो उनका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में आएगा यानी यहाँ। तो चुल कर यदि केवल बी और डी होते, इमेजिन करो सिस्टम में सिर्फ बी और डी होते, ये देखो देव बंसल, इस क्वेश्चन पहले सेंटर ऑफ मास इक्वल है, सेंटर ऑफ मास बाद में, ऐसा जरूरी है कि पहले और बाद में इक्वल, क्या नहीं पढ़ पाया मैं सब, एक मिनट वहां जाके पढ़ता हूं। इस क्वेश्चन में पहले सेंटर ऑफ मास इक्वल है, मतलब पता नहीं सेंटर ऑफ मास इक्वल है, नहीं समझा, सेंटर ऑफ मास बाद में, ऐसा जरूरी है कि पहले और बाद में इक्वल आएंगे क्या, मेरे को नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन है, कभी क्या कहना चाहता है आपका भाव नहीं समझ में आए, बाद में माइक ऑन करूंगा फिर पूछिएगा, है ना। अभी इस पे ध्यान लगाए, मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं, मैं एक और अंदाज से सवाल को पेश कर रहा हूं कि यदि सिस्टम में बी और डी होते सिर्फ, तो बी और डी का तो आपको सब बढ़िया पता था, बी और डी का ये होगा। अब मैंने अचानक उसमें सी भाई साहब भी तशरीफ लिया है, तो सवाल हो गया कि बी और डी सिस्टम में सी और जुड़ गया, तो चुल्ल करने से पहले मास था 2m, चुल्ल करने से पहले सेंटर मास 0 0। अब बताइए इस m की जगह क्या रखूंगा, m, भाई प्लस m रख दो, चलो m रख दीजिए, या प्लस m बाद में से। और इस x का मतलब या एक्स वाई का मतलब, जहां पर आपने ऐड किया है, ये बताइए x, y का मतलब क्या है, इस वाले x और इस वाले y का मतलब, जिस लोकेशन पे वो भाई साहब आए हैं, यहां पर आए हैं ना वो, और इसके कोऑर्डिनेट है -a, -a। ठीक, आइए अब यूज करते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लगाइए बेटा x डैश cm का फॉर्मूला, लगाइए x डैश cm, तो m की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 2m इंटू x cm कितना है 0, ये वाला प्लस ये वाला। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा, अब प्लस लेना है क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, प्लस m, और किस लोकेशन पर है, -a अपॉन 2m प्लस m। सॉल्व कर लीजिए बेटा, मैंने तो सॉल्व कर लिया, मुझे भरोसा है। अभी भी -a/3 आ रहा है, अभी भी सेंटर ऑफ मास -a/3 आ रहा है, और y डैश cm निकालिए -a/3 आएगा। एक काम करते हैं बेटा, मैं थोड़ी भूल जाता रिकॉर्डिंग, ये तो है बेटा, पहले दिन जब साइकिल चलाते तो मुश्किलें लगती हैं, लेकिन अभी 2-3 तरीके से कराया तो थोड़ा थोड़ा यूज टू होने लगे ना। हालांकि इस फॉर्मूले में अभी और अच्छी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी उसे ऐड नहीं कर रहा, अभी इतने कोई सीखिए, और भी अच्छी चीजें हैं, हम एक साथ दो भी हटा देंगे तो भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, एक हटा दें एक जोड़ दें तब भी इस फॉर्मूले में वैरायटी है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। लेकिन अभी इसी को एज इट इज सीखो, अभी एक दिन में मत हाथ छोड़ के साइकिल चलाना सीखो। चलिए तो अब एक एनसीईआरटी का सवाल करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल करते हैं, करें। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है, देखो एक तो आपको खुद कर लेना है, जो मैंने एग्जाम्पल 7.1 दिया है, मैं कराने जा रहा हूं एग्जाम्पल 7.3, एग्जाम्पल 7.3, ठीक है। और अच्छा पेपर में नहीं करना है ऐसे ही कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं, ऐसे भी कर लेता हूं और ऐसे भी कर लेता हूं, पेपर में स्टाइल नहीं मारनी, लास्ट वाला फिर रह गया सवाल, उसे मैं कैसे भी नहीं कर लेता, ठीक। तो एक सवाल है, अपने आप सवाल बना बना के देखिएगा, करिएगा इस पे। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन आप सीख लीजिए। तो मैं अब एग्जाम्पल 7.3 है उसको कराने जा रहा हूं, एग्जाम्पल 7.3 क्या कह रहा है बेटा वो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना विद डायमेंशन एज शोन। एक बेटा ये दे रखी है, इसमें अच्छी बात है कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद ही दे रखा है। देखिए बेटा ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना रहा होगा, ऐसे लैमिना का मतलब होता है जितनी भी प्लेनर बॉडी होती है ना, प्लेन जिसमें एरिया के सामने थिकनेस नेग्लिजिबल हो,
एरिया भी होना चाहिए, एरिया, उसको लेमिना बोलते हैं बेटा। जैसे कागज है, मैंने सीधा रख रखा है कागज को सीधा, तो आप देख सकते हो एरिया तो अच्छा खासा है पेपर का, ये जैसे ये पेपर है ये, तो एरिया तो अच्छा है इसका ना। और थिकनेस, ये देखो थिकनेस नेग्लिजिबल। तो एक प्लेन एरिया जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल हो, एरिया के सामने उसको लेमिना वर्ड भी बोल देते हैं। तो लेमिना में पहली शर्त प्लेनर बॉडी होनी चाहिए। जैसे पपड़ी चल जाती है ना, पेंट की पपड़ी चल जाती है, छोड़ी उसे भी लेमिना बोल सकते हो। 3D बॉडी को लेमिनास नहीं बोलते, स्फीयर है, ये है। जैसे एक कैलेंडर है, दीवार पे यदि वो लटका हुआ है तो लेमिना है, लेकिन यदि उसको रोल कर दिया आपने, इसको बत्ती बना ली ऐसे करके, तो वो लेमिना नहीं रहेगा। तो एक ऐसे करके कोई शीट रही होगी, उसमें से ये वाला पोर्शन हटा रखा है, काट दिया है, तो रह गया है ये सिर्फ। तो ये एल शेप्ड हो गया कि नहीं हो गया बोलो? ये तो बाद में अटैच, ये बताना एल हो गया कि नहीं हो गया ये एल। अब इसके कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं, थैंक गॉड, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 0 0 है, इसके कोऑर्डिनेट है 2,0 और ये 0,2। हालांकि बाकी कोऑर्डिनेट आप खुद डिजाइन कर सकते हो, आपको बस ये पता होनी चाहिए साइड 2 है, बाकी तो खुद लिख लोगे, बताना, ठीक है। अब इसको मैं 2 अंदाज से कराऊंगा, दोनों ही अंदाज आपको सीखने हैं, दोनों ही। ये मीटिंग भी या जल्दी जल्दी करते हैं ना, कोई नहीं, इस सवाल को तो पूरा कर लें, तीसरी मीटिंग में आ जाना थोड़ी देर के लिए प्लीज, दिक्कत तो नहीं है ना, कोई थोप तो नहीं रहा हूं मैं? ये बताओ, तीसरी मीटिंग थोड़ी देर और दे दोगे ना? सीरियसली इसी सवाल को कराऊंगा और एक होमवर्क में दूंगा। होमवर्क सुन लो पहले, चलो होमवर्क सुन लेते हैं पहले, इसी पैटर्न का है ना, इसलिए सवाल करना है आपको 16वां, एक्सरसाइज का 16वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 16, कान पकड़ के रोले 7.16। तो हाँ, सवाल ये है ये कि एक एल शेप लेमिना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और आप ही निकालोगे दोनों तरीके से। आप ही को बस मैं अब एज अ कोच कहते हैं ना, कोच का रोल प्ले करूंगा, आपसे खिलवाऊंगा ये खेल। तो देखिए पहला तरीका अपनाते हैं, क्या मैं इसे ऐसे मान लूं कि ये 3 स्क्वायर बनने, एक ये बनना है, एक ये बनना है, देखो एक ये स्क्वायर बनना है, एक ये, 3 स्क्वायर बनने नहीं बनने एक जैसे, ये बताओ क्या फील कर सकते हैं ऐसा कि एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चौथा तो हटा ही दिया, है ही नहीं वो तो, ठीक। तो आप एक काम करो, जैसे आप एक सवाल बताया था ना मैंने कि एक स्फीयर ये रहा और एक स्फीयर ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप क्या करते थे, पहले इसको निचोड़ के यहां रखते थे, इसको निचोड़ के यहां रखते थे। तो आप एक काम करिए, इस स्क्वायर को निचोड़ के यहां इमेजिन कर लीजिए, इसको लिख देता हूं C1, स्क्वायर 1 का सेंटर ऑफ मास। फिर इस स्क्वायर को निचोड़ के, मेरी उंगलियां भी देखना, इस स्क्वायर को निचोड़ के यहां रख दीजिए, क्योंकि इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा और इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, क्लियर है। और यूनिफॉर्म लेमिना है, तो इस स्क्वायर का मास यदि मैं m मान लूं तो इसका भी m होगा, इसका भी m। तो अब आपको क्या करना है, सवाल अर्जुन बन जाइए और चिड़िया की आंख या मछली की आंख पे निशाना लगाइए। अब आपको स्क्वायर नहीं देखना, उस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास निचोड़ के यहां रख दिया, इसका निचोड़ के यहां रख दिया, C2 C3। अब इसके कोऑर्डिनेट आप जस्टिफाई करिए क्या होंगे। अच्छा इसके मैं मदद करता हूं, देखो ये टोटल लेंथ कितनी है 2, तो आधी कितनी हो गई 1, उसकी भी आधी हो गई है, तो हाफ हो गया ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट हाफ। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट कितना है 2, मतलब लेंथ, तो आधी हो गई 1, उसका भी आधा हाफ। तो जैसे मैंने ये कोऑर्डिनेट निकाल दिया C2, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो, बताओ चलो, C1 के कोऑर्डिनेट बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा, y कोऑर्डिनेट देखो 1 में 1/2 जोड़ दो, 1 + 1/2, 1 तो ये पूरा हो ही गया, क्योंकि ये टोटल लेंथ 2 है ना, 2 2, तो 1 + 1/2, तो कोऑर्डिनेट हो गए ये। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, हाफ। तो ये सवाल आप पहले इस फॉर्मूले से करिए, XCM = M1x1। बहुत दिनों बाद लपेटे में आए, तीसरी मीटिंग थोड़ी देर के लिए बस, ठीक है। अब आपके ऊपर, तो मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं, M1x1 M2x2 M3 x3 अपॉन M1 + M2 + M3, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। प्रयोग करिए इस फॉर्मूले का, मैंने आपकी मदद कर दी। अच्छा एक मिनट, शायद ये क्या रखा है उसने, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना विद डायमेंशन एज शोन, द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg। एक चीज और सुनो, इस एल शेप्ड का मास 3 kg है, तो इसमें 1 kg का कंट्रीब्यूशन इसका होगा, 1 kg का ये होगा, 1 kg का ये होगा, तो ये 1-1 किलो के स्क्वायर है।
तो करिए बेटा सवाल आप करिए और सेंटर मास निकालिए। ही देर का क्वेश्चन था ये और बिल्कुल ठीक लिखाया। जब आपने इसे सॉल्व किया तो 5/6 आ रहा है और सिमिलरली जब YCM निकालोगे तो 5/6 आएगा। तो इस एल शेप्ड लेमिना का जो सेंटर मास आ रहा है ठीक निकाला कई लोगों ने 5/6। सबका नाम नहीं ले पाया, सॉरी बोलूंगा क्योंकि मैं जब तक यहां आ गया था। ठीक, अब एक और चीज सीखिए, इस सवाल को मैं ऐसे कराना और सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, पेपर में स्टाइल नहीं मारनी, लेकिन फिलहाल सीखिए कि ये एक स्क्वायर रहा, ये एक स्क्वायर था। ठीक है, अब इस सवाल में ये वाला उसमें से जैसे 1 2 3 4 पूरा स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, यदि ये पूरा स्क्वायर होता तो इसका सेंटर मास यहां आता या नहीं आता, बोलो। यदि ये पूरा होता तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते, a, नहीं a नहीं 2 है ना, तो 1,1। यदि ये पूरा स्क्वायर होता तो इसका सेंटर मास यहां होता। ठीक है, उसमें से मैंने ये वाला स्क्वायर ये निकालने जा रहा हूं, ये वाला स्क्वायर निकाल दूंगा मैं। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, 3/2, 3/2 इसके कोऑर्डिनेट ये होंगे। तो अब इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, MXCM प्लस माइनस MX अपॉन M प्लस माइनस M। अपने आप बुद्धि का प्रयोग करिए। M माने चुल्ल करने से पहले का मास, XCM चुल्ल करने से पहले के कोऑर्डिनेट। करिए आप, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं, करिए, कंटिन्यू कर रहा हूं काफी। देखिए अब जो लोग नहीं निकाल पाए उनको बता दूं, इस फॉर्मूले का मतलब होता था M। पहले तो बताइए आपका सिस्टम क्या है, मतलब 1 2 3 4 स्क्वायर थे, उसमें से मैं चौथा स्क्वायर माइनस करूंगा, हटाऊंगा, तो ये हो गया चुल्ल करने से पहले की सिचुएशन। तो M की जगह क्या आएगा, 4 किलो, क्योंकि चुल्ल करने से पहले तो पूरी था स्क्वायर 4। उसका उस पूरे का सेंटर मास तो यही था ना 1 प्लस। अब यहां माइनस आएगा क्योंकि आप उस स्क्वायर को विदा कर रहे हो यहां से, तो -1 और किस कोऑर्डिनेट से हटा रहे हो, 3/2 से, अपॉन 4 -1, और बिलीव मी यही आंसर आएगा। आज की क्लास इतनी, और जो आज आपको होमवर्क में सवाल दिया है वो इसी बुद्धि से हो। पता है जो मैंने होमवर्क में सवाल दिया है उसमें इस बुद्धि से कितनी भी कोशिश कर लेना सवाल हो ही नहीं पाएगा। इसी से, यहां तब भी 2 चॉइस थी हमारे पास, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। बिलीव मी मैंने जो होमवर्क दिया है, आप लाख कोशिश कर रहे हैं ना एडी से चोटी तक का, सिर्फ यही ऑप्शन है, इसलिए ये फॉर्मूला बताना जरूरी था मेरे लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रियव्रत कह रहा है अच्छा समझाया आपने, अच्छा समझ में आया। ये चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, मुझे लगता है कि मैं सही मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा।